वर्ण विचार। आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से वर्ण विचार सिखाऊंगी। वर्ण विचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से बने शब्दों के नियमों के बारे में बताया जाता है। तो मैं आपको बिल्कुल इस शुरू से शुरुआत से हिंदी व्याकरण का ज्ञान देना चाहती हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बना रही हूँ जो कि हिंदी को बहुत गहराई से जानना चाहते हैं या फिर वो हिंदी को बिल्कुल भी नहीं जानते, वही इसका फ़ायदा ले पाएंगे। जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है उन्हें लगेगा कि नहीं ये तो उन्हें आता है। तो सबसे पहले हम वर्णमाला को लेंगे। तो वर्णमाला के अंतर्गत सबसे पहले हम वर्णों को जानेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके, यानी जिसके टुकड़े ना हो सके, जैसे अ, ई, क, ख। तो जब क के नीचे अ और ई तो स्वर हैं, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, पर के साथ को हम क को हम बोलते हैं तो उसके साथ स्वर भी रहता है ताकि हम उसको सुगमता से बोल सके। परंतु जब इसके साथ हम स्वर नहीं होता तो इसके नीचे हम एक हलंत लगाते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि इस क के साथ स्वर है कि नहीं। अगर नीचे हलंत लगाए तो इसके साथ स्वर नहीं है। वर्णमाला। अब हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 43 वर्ण हैं। वर्ण को जब इकट्ठा पढ़ते हैं, बहुत सारे वर्ण होते हैं, जब उनको हम एक लाइन से सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वह होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। हिंदी में 11 वर्ण कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री ऋषि, ए एड़ी, ए ऐनक, ओ औखली, और ये 11 वर्ण हैं। इसके अलावा व्यंजन होते हैं, वे वर्ण जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। जैसे क है ना, व्यंजन है, ये स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता। व्यंजन 33 होते हैं और इन व्यंजनों में उच्चारण की सुगमता के लिए अ मिला दिया जाता है। अब इसके अलावा व्यंजन के दो और वर्ण हैं जिनको कहीं पर स्वर के अंतर्गत भी रखा जाता है, पर कामता प्रसाद गुरु की जो हिंदी व्याकरण है उससे मैंने मदद ली है, तो वहाँ पर वो उसे व्यंजन के अंतर्गत ही रखा गया है। इनको हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार का जो चिन्ह है वो स्वर के ऊपर एक बिंदी, जैसे छोटा बना दिया और उसके ऊपर बिंदी लगा दी, अम बन गया। और विसर्ग का चिन्ह स्वर के आगे दो बिंदियां, जैसे और इसके आगे दो बिंदियां लगा दी, तो ये विसर्ग है। व्यंजनों के समान इनके उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है, पर इनमें और दूसरे व्यंजनों में अंतर है कि इनमें स्वर पहले आता है और दूसरे व्यंजनों में पीछे। तो जैसे एक ये भी क्वेश्चन बन गया कि इस अंगा में स्वर पहले आया कि स्वर बाद में आया, और यहाँ पे क के साथ स्वर बाद में आया है, तो यहाँ पर जो स्वर है वो पहले आएगा और बिंदी बाद में। तो इस तरह से वो अंगा बनेगी। ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। इसके अलावा हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला के वर्णों के प्रयोग के संबंध में कुछ नियम। कुछ वर्ण केवल संस्कृत शब्दों में आते हैं, जैसे री ऋषि, र, श। अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया कि जिनमें ये वर्ण आए हों, हिंदी के का कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उसमें तत्सम और तद्भव पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे अगर री आ रहा, ड़ आ रहा, श आ रहा, तो ये सब तत्सम शब्द हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ऋतु, ऋषि, गण, रामायण ये सब तत्सम शब्द है। इसके अलावा अंगा और या पृथक रूप में केवल संस्कृत शब्दों में आते हैं, जैसे परागमुख। संयुक्त व्यंजन में से छ, छत्री और ज्ञानी केवल संस्कृत शब्दों में आते हैं। तो जो हिंदी के इस तरह के शब्द दिखे तो वो तत्सम शब्द हो जाएंगे, छ, छत्री और ज्ञानी जहाँ पर हो। इसके अलावा अंगा, इया, ड़ हिंदी में शब्दों के आदि में नहीं आते, यानी आदि यानी पहले नहीं आते। अनुस्वार और विसर्ग भी शब्दों के आदि में प्रयोग नहीं होते। अब जब हम शुद्ध और अशुद्ध रूप देखेंगे तो हम देखेंगे अगर ये पहले आ गए तो अशुद्ध ही होगा। विसर्ग केवल थोड़े से हिंदी शब्दों में आता है, जैसे छ, छी इत्यादि, इनमें ही सिर्फ विसर्ग आएगा, बाकी हिंदी शब्दों में विसर्ग नहीं आता। तो इस तरह से छोटी छोटी जो जानकारियां हैं वो मैं आपको देते चलूंगी, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगी। आप मेरे साथ सिर्फ 30 कक्षाएं लीजिए और आप हिंदी व्याकरण में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको नहीं आता। इसके साथ में अपने शब्दों को विराम दें।